हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे थे, तो हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो चुका है। और लर्न विद कवि 26 मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो तो 74 79 56 0181 पर अपना विचार साझा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ाएंगे एक क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर से ये किस क्लास का है? तो क्लास 10th का है, ठीक है। और ये पेपर कब हुआ है? जुलाई 2026 में हुआ है। इसी साल का पेपर है। तिमाही परीक्षा है, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 में हुआ है, ठीक है। और ये हिंदी का पेपर है। इसका विषय कोड क्या है? 101। हिंदी के विषय कोड 101 होता है, ठीक है। हिंदी को मातृभाषा भी कहा जाता है। और यहाँ कुल प्रश्न की संख्या कितना हो जाएगा? कुल प्रश्न की संख्या है 98। 70 ऑब्जेक्टिव, 20 सब्जेक्टिव और 8 भी सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये 20 जो है दीर्घ है और 8 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 70 में से 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना होता है। आइए अभी समझते चलेंगे। कुल मुद्रित पृष्ठ कहने का मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन पेपर में जो पेज है वो 24 गो है। टोटल प्रिंटेड पेज 24 है। समय कितना है? तो समय सारणी है इस परीक्षा का 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें 3 घंटा आप लोग को पेपर लिखना होता है और 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये टोटल 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। देख लेंगे थोड़ा परीक्षार्थी के निर्देश क्या है। तो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, प्रश्न को उत्तर देने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। इसी के लिए ये 15 मिनट का टाइम दिया रहता है। 2 है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे परीक्षार्थी कोई होते हैं जो किताबी भाषा यूज करते हैं, तो वहाँ किताबी भाषा यूज नहीं करना होता है। आप जब किताब पढ़ के जाएंगे तो वो मिनिमम अपने शब्दों में ही उत्तर देने में आप सक्षम हो जाते हैं। 3 नंबर है, दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसके दाहिने तरफ उसका अंक निर्धारित किया गया है। परीक्षार्थी यहाँ कुछ था मिट गया है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए यहाँ प्रश्न पत्र होना चाहिए। 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। 5 नंबर, यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है। कौन कौन सा? खंड ए, खंड बी। खंड अ में है ऑब्जेक्टिव टाइप और खंड बी में है सब्जेक्टिव टाइप। नंबर 6 है, खंड अ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव है, जिसका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 40 से अधिक प्रश्न के उत्तर देने पर प्रथम 40 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य हुआ यहाँ कि 70 में से 40 प्रश्न का ही उत्तर है। कोई स्टूडेंट होते हैं जो 40 नहीं 45-50 भी दे देते हैं, तो वो 45-50 का माने आता नहीं। आपको 40 क्वेश्चन का ही सोल्यूशन और 40 मार्क्स ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि जैसे 70 प्रश्न है तो 70 में से आप किसी भी प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं, वो भी गिन करके 40 गो ही, ठीक है। निर्धारित है, सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। वो ये 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, 40 को देना होता है उत्तर, इसको OMR शीट पर आंसर करना होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, ठीक है। जब हम उत्तर दे देंगे तो OMR शीट पर किसी भी प्रकार के गलत हो जाए या कुछ भी कोई समस्या आ रहा है तो उसके लिए हम व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। खंड ब में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है, जिसमें से 10 प्रश्न का उत्तर देना होता है। 20 है तो 10 प्रश्न का उत्तर देना है, और जहाँ 8 है वहाँ 4। देखिए, ये लघु उत्तरीय 20 है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 8 नंबर समझेंगे, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग पूर्णतया वर्जित है, ठीक है। तो किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एग्जाम हॉल में लेकर जाना मना है। अब देखेंगे अपना प्रश्न।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड अ। प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। ठीक है, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर नीला या काला बॉल पेन से पॉइंट पेन से चिन्हित करें। 70 प्रश्नों में से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर दें। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 70 में से 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, य, र, ये र जो है अंतस्थ व्यंजन होगा। इसके साथ य, र, ल, व जो ये चार होता है ये अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, और ये म, प और ब जो है ये क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग ये 25 होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो 1 का उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उसे क्या कहते हैं? तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां क्या कह रहा है? झंकृत होती है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे घोष कहते हैं। ठीक है, घोष कहते हैं। अब यहाँ है ए में अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके उच्चारण में बहुत कम हवा निकलता है अथवा कम समय लगता है तो वो अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग कहने का मतलब हुआ कि वर्ण के प्रत्येक वर्ग क, जैसे क, ख, ग, अंग, तो ये क वर्ग हुआ, च, छ, ज, य ये च वर्ग हुआ, त, थ, द, अ ये क्या हुआ? त वर्ग हुआ। तो इसी तरह से तो प्रत्येक वर्ण का एक और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, महाप्राण समझेंगे। महाप्राण क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, और अघोष क्या होता है? एक यहाँ है घोष। ठीक है, इसका ये डेफिनेशन दिया गया है, इसे घोष कहते हैं। स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, लेकिन इसके साथ अघोष भी है। तो अघोष का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? जिसके इसके अघोष का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? जिसके उच्चारण में क्या कंपन उत्पन्न न हो। ठीक है, जिसके उच्चारण में कंपन उत्पन्न न हो वो होता है अघोष। तो इसमें प्रत्येक वर्ण का क्या? इसके प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण हो जाता है अघोष। तो क्या क्या बताएं? अल्प प्राण में पहला और तीसरा, महाप्राण में दूसरा और चौथा। ठीक है, घोष में हो जाएगा तीसरा चौथा, और अघोष में क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। ठीक है, अघोष में हो जाएगा पहला और दूसरा। देखिए, घोष और महाप्राण कंफ्यूज कर रहा है। महाप्राण में है दूसरा चौथा वर्ण और घोष में क्या है? तीसरा चौथा वर्ण है ना। इसमें है दूसरा चौथा और इसमें है तीसरा चौथा। नेक्स्ट समझेंगे, जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर। छोटा स्वर कौन कौन सा होता है? अ, हर्षई, हर्षऊ और ऋ, ये ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर होता है। अब इसमें है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या? जिसमें 2 मात्रा है। जैसे क्या हो जाएगा? आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ए, ओ, औ। ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब यहाँ है त्रिमासिक स्वर। तो त्रिमासिक स्वर किसे कहते हैं? जिसमें 3 मात्रा हो उसे त्रिमासिक स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग ओम लिखते हैं ना, तो ओम में त्रिमासिक स्वर यानी 3 स्वर आता है। अब यहाँ है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो 2 स्वर के मेल से जो शब्द बनता है वो संयुक्त स्वर होता है। जैसे हमको ए बनाना है तो अ जोड़ ए बराबर ए बनाएंगे। ठीक है, अ जोड़ ओ बराबर ओ बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे, स्पर्श व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ समझेंगे, वर्गीय व्यंजन मतलब क्या? वर्गीय व्यंजन यानी स्पर्श। अब वर्गीय व्यंजन यानी इसकी संख्या जो होती है 25 होती है। ठीक है, इसकी संख्या 25 होती है। वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है ना,
वर्गीय व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या 25 होगी। और कहाँ से कहाँ तक, तो क से लेकर के म तक। इसमें है उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन क्या होना चाहिए, उष्म व्यंजन होना चाहिए तालब स, मूर्धनी स, दंती स और ह, ये उष्म व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व। 1 नंबर जो प्रश्न था उसमें स्पर्श व्यंजन पूछा था, ठीक, अंतस्थ व्यंजन पूछा था। द्विगुण व्यंजन क्या होता है, द्विगुण व्यंजन होता है एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आए, ठीक है। तो द्विगुण व्यंजन यानी एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आए तो द्विगुण व्यंजन होगा। जैसे हो जाएगा पक्का, तो पक्का में देखिए प आधा को और का लिखा जाता है ना, तो पक्का, उसमें 2 गो आ रहा है व्यंजन, तो वह उसी की बात कर रहा है, द्विगुण व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 5 नंबर प्रश्न है, आ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आ का उच्चारण स्थान यानी कंठ हो जाएगा, आ का उच्चारण स्थान यानी कंठ हो जाएगा तालु। तो तालु से किसका उच्चारण होता है, तो तालु से उच्चारण हो जाएगा चवर्ग, चवर्ग का य और तालब स, इसका उच्चारण होता है। मूर्धा से किसका उच्चारण हो जाएगा, टवर्ग, र और दंती स, मूर्धा से हो जाएगा। और होष्ट से किसका उच्चारण होता है, तो पवर्ग, होष्ट से पवर्ग का ही उच्चारण होता है, ठीक है। और कंठ से कवर्ग और आ दोनों का उच्चारण होता है। तो 5 के डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, यानी जब एक ही ध्वनि 2 बार यूज हो जाए, ठीक है, तब वह कौन ध्वनि कहलाती है। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो ध्वनि युग्मक कहलाती है। युग्मक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे रात दिन, तो रात दिन, ये क्या हुआ, युग्मक हो जाएगा। अब इसमें है ए ऑप्शन संप्रीत। तो संप्रीत का मतलब क्या हो जाएगा, संप्रीत। अनुतान समझते हैं, अनुतान क्या हो जाएगा, जो बोलते समय आवाज़ के उतार चढ़ाव, जैसे इसका यूज सॉन्ग में किया जाता है, उतार चढ़ाव, लय जैसे लय, कभी लय का उतार चढ़ाव, तो अनुतान। और बलाघात होता है जोर लगाने पर, जो शब्द जोर लगाया जाए, जो बोलने के लिए बल लगाना पड़े, तो वो बलाघात होता है, ठीक है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जो है कौतूहल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, तो द्रवीभूत जो है अशुद्ध शब्द है, ठीक है। अद्वितीय, परिणति, कुशासन, ये सब शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। निह जोड़ रौ पदों की संधि है। तो निह जोड़ रौ पदों की संधि क्या है, निह जोड़ रौ क्या है, विसर्ग संधि है ना। तो इसका संधि क्या हो जाएगा, निराव। क्या हो जाएगा, अह जोड़े अ बराबर क्या, आ होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, सत जोड़ जन बराबर सज्जन। कहने का मतलब हुआ कि व्यंजन संधि जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे ना कि व्यंजन संधि में हलंत लगा रहता है, विसर्ग संधि में विसर्ग लगा रहता है, ठीक है। और व्यंजन संधि में बस कुछ नहीं, स्पर्श व्यंजन से बना रहता है, ठीक है। स्वर संधि अब यहाँ है 10 के बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ ए ऑप्शन है स्वर संधि। तो स्वर संधि यानी विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय हो जाएगा। विसर्ग संधि जैसे निह जोड़ शुल्क बराबर क्या हो जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा। और दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में विद्या जोड़ आलय, जैसे अ जोड़ अ बराबर क्या मिलकर हो जाएगा, बड़ा आ, तभी ना ये दीर्घ संधि हो जाएगा। दीर्घ यानी दीर्घ संधि कहने का मतलब कि बड़ा मात्रा, ठीक है। तो अ जोड़ अ बराबर आत, आ जो हुआ बड़ा मात्रा हुआ ना। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, विराम यानी ठहरना, ठीक है। तो 11 के ए ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये चिन्ह भी पढ़ा चुके हैं क्लास में, ठीक है। तो ये देखिए, ये मार्क ऑफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, ये डैश है, ये खड़ी पाई है, और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। 13 नंबर प्रश्न,
13 नंबर प्रश्न है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। तो देखिए, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम, यानी ये संज्ञा की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे संज्ञा कहते हैं, सी ऑप्शन। अब समास क्या है, तो समास क्या है, तो समास जो है संक्षिप्त शब्द है, समास संक्षिप्त शब्द होता है, ठीक है। और संधि क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वो संधि होता है। और सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो 13 के क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो देखिए शीशा, चावल, नाखून, ये स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन चिक स्त्रीलिंग है। चोट लगने से उसकी चीख निकल गई, जब हम वाक्य बनाते हैं तभी ये शब्द पता चल पाता है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है। तो 14 के बी ऑप्शन। 15 नंबर प्रश्न, मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं, तो मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं, ठीक है। संकेत क्या है, तो संकेत ये भी एक प्रकार की भाषा है। जैसे रेड लाइट दिखाया जाता है तो इंसान रुक जाता है, गाड़ी रुक जाता है, और हरा दिखाया जाता है तो चलना शुरू कर देता है, तो वही संकेत हुआ, ठीक है। और लेखनी, जैसे लिखा जाए, लिखने का कोई साधन, वो लेखनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा परमौषध, परमौषध, ठीक है। परम जोड़ औषध बराबर हो जाएगा परमौषध। भानु क्या है, भानुदय, भानुदय जो है गुण संधि के उदाहरण है, भानुदय गुण संधि के उदाहरण है। और ये पृथ्वी दीर्घ संधि के उदाहरण है। और देवर्षि क्या है, गुण संधि के उदाहरण है, ठीक है। और प्रश्न में है वृद्धि संधि किसे कहते हैं, तो ये परमौषध वृद्धि संधि, तो 16 के सी ऑप्शन। 17 नंबर, मंडल, मंडल किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मंडल यानी समूह, मंडल कहने का मतलब कि सभी मंडल का बात किया जा रहा है, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। भाववाचक क्या हो जाता है, जिसे भाव व्यक्त किया जाए, ठीक है। इसका ट्रिक बताए थे, ता हट वट पा पानी, जिस शब्द के लास्ट में ता हट वट पा पानी लगा रहे वो भाववाचक होता है, जैसे मधुरता, मिठाई, ये सब भाववाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक, जिसे द्रव्य का बोध हो, जिसमें बहाव हो, वो द्रव्यवाचक हो जाएगा, जैसे पानी, दूध, ये सब द्रव्यवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक, जिसे व्यक्ति का बोध किया जाए वह व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। तो 17 के हो जाएगा बी ऑप्शन। 18 नंबर समझेंगे प्रश्न, घनश्याम किस समास का उदाहरण है, घनश्याम किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। कर्मधारय यानी जो अपनार्थ के छोड़ परमार्थ का बोध कराता है, अथवा जिसका पहला पद क्या है, विशेषण हो, तो वो कर्मधारय होता है। तो देखिए घन, घन श्याम जो है संज्ञा हुआ, और घन क्या हुआ, विशेषण हुआ, ठीक है। तो पहला पद पहला पद विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, संज्ञा हो, तो वो कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अव्ययी भाव, जिसका पहला पद अव्यय हो, जैसे रात दिन हुआ ना। द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा। नय समास, जिसमें जो काम जो न होने का बोध हो, नय समास, जो न होने का बोध हो, जैसे आजीवन, ठीक है। तो 18 के ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर समझेंगे, व्यय मुक्त का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो व्यय मुक्त का समास विग्रह हो जाएगा व्यय से मुक्त, ठीक है, व्यय से मुक्त। 19 से के बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम नहीं है, तो देखिए वह, आप, यह, ये क्या हुआ, ये सर्वनाम हुआ, लेकिन राधा जो है वो संज्ञा हुआ, इसलिए राधा सर्वनाम नहीं है। 20 के सी ऑप्शन। 21 नंबर, मेरा नौकर कामचोर है, इसमें विशेषण है, तो देखिए मेरा नौकर, ये मेरा जो हुआ सर्वनाम हुआ, नौकर क्या हुआ, संज्ञा हुआ, है क्या हुआ, क्रिया हुआ, कामचोर क्या हुआ, विशेषण हुआ, तो 21 के सी ऑप्शन। 22 नंबर, यह गाय अच्छी है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, यह गाय अच्छी है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, तो सर्वनामिक विशेषण। देखिए गाय से पहले क्या लगा हुआ है, सर्वनाम लगा हुआ है, और किस गाय की बात किया जा रहा है, यह गाय,
जो गाय अच्छी है उसका बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगर यहाँ 2 4 लगा रहता तो संख्यावाचक विशेषण हो जाता। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। जैसे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, तो वो बहुत बुद्धिमान जो है प्रविशेषण हो जाएगा। और तुलनात्मक विशेषण यानी जो एक दूसरे से तुलना किया जाए, जैसे राम श्याम से बहुत अच्छा है, तो वो तुलनात्मक विशेषण होता है। तो 22 के ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, समझेंगे। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, कह रहा है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, यानी विकृत यानी अलग होकर हिंदी में आए हैं, तो हिंदी में आए हैं तो ऐसे शब्द को तद्भव कहते हैं। ठीक है, देशज शब्द यानी देश के शब्द को देशज कहेंगे, विदेशी भाषा को विदेशज कहते हैं, तत्सम यानी संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं, और जब हिंदी शब्द आए तो उसे तद्भव कहते हैं। सब पढ़ा चुके हैं क्लास में। 24 नंबर प्रश्न समझेंगे। 23 के आंसर डी हो जाएगा। 24 के प्रश्न है, कोई देख लेगा। कोई देख लेगा यानी इसमें कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए, कोई देख लेगा, तो ये निश्चित नहीं कर रहा है कि कौन देख रहा है। कोई व्यक्ति देख रहा है, जानवर देख रहा है, पशु पक्षी देख रहा है, ये निश्चित नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चयता का बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे निश्चय यानी यह लड़का तेज है, तो यह निश्चित कर दिया ना, यह लड़का यानी जो लड़का तेज है। और प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न किया जाए, प्रश्न पूछने का बोध हो, उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे क्या यह राम है। ठीक है, पुरुषवाचक जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सब क्या हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। 24 के बी ऑप्शन। 25 नंबर शिकारी ने बाघ मारा। तो शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में कौन कारक है। तो देखिए, शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी जो हुआ ये कर्ता कारक हुआ। ठीक है, शिकारी ने कर्ता कारक हुआ और बाघ मारा। तो देखिए, शिकारी ने क्या मारा, तो शिकारी ने बाघ मारा, तो जब क्या के उत्तर मिल जाता है तो वो क्या होता है, कर्म कारक होता है ना। तो देखिए, इसमें कर्म भी है और कर्ता भी है, तो यहाँ ऑप्शन रखना चाहिए था कर्म और कर्ता और कर्म दोनों, तो इस टाइप से ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका दो ऑप्शन सही हो रहा है, ए भी सही हो रहा है, डी भी सही हो रहा है। ठीक है, तो इसका ए भी सही मानेंगे, डी भी सही मानेंगे, क्योंकि कारक पूछा है और कर्ता कारक है, कर्म कारक है। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे। 26 नंबर, में और पर किस कारक की विभक्तियां हैं। तो में और पर जो हो जाएगा अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं। ठीक है, में और पर अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं। संबंध कारक क्या हो जाता है, संबंध कारक होता है का के की। ठीक है, संबंध कारक होता है। और आपदान होता है से, यानी अलगाव के सेंस में आपदान, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है। और संबोधन जैसे जिससे पुकारने का बोध हो, जैसे हे अरे अहो अजी, ये सब क्या होता है, संबोधन होता है। ठीक है, तो 26 के सी ऑप्शन। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा करुणापूर्ण। 27 के सी ऑप्शन। बी नहीं होगा, बी गलती से लग गया है। ठीक है, गृहागत, ए ऑप्शन है यहाँ गृहागत, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। घर में आया हुआ, तो ये गृहागत, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा घर में आया हुआ गृहागत, और ये सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। मनमाना क्या हो जाएगा, मनमाना षष्ठी विभक्ति हो जाएगा, मन के अनुसार। ठीक है, मन के अनुसार मनमाना। और बेकाम जो है ये समास है ही नहीं, बेकाम जो है उपसर्ग है, और काम में बे उपसर्ग लगा हुआ बेकाम। ठीक है, तो 27 के सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। 28 नंबर, निरामिष का विलोम शब्द है। तो निरामिष के विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरामिष का मतलब क्या होता है। तो निरामिष का मतलब होता है शाकाहारी। ठीक है, निरामिष यानी शाकाहारी, तो निरामिष के सामिष यानी मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, तो 28 के ए ऑप्शन।
साक्षर के क्या हो जाएगा विलोम निरक्षर। स्तुति के क्या हो जाएगा स्तुति यानी प्रशंसा, तो इसका हो जाएगा विलोम निंदा। ठीक है। सल्लज तो कोई शब्द होता नहीं है। असुर 29 के असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए असुर यानी दनुज, दानव या यातुधान, ये तीनों क्या है असुर के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन पीयूष जो है पर्यायवाची नहीं है। पीयूष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा अमृत सुधा। ठीक है। पीयूष यानी अमृत और सुधा होता है। ठीक है। तो 29 को हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। पीयूष यानी पूजा पाठ में जो पिया जाता है अमृत, पीयूष का मतलब अमृत हो जाएगा। 29 के डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। तो देशज शब्द है यानी खिचड़ी, जो अपने देश में प्रचलित है भाषा, उसे देशज कहते हैं। तो खिचड़ी क्या हुआ देशज हुआ। व्याघ्र क्या हुआ, व्याघ्र संस्कृत के शब्द हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे तत्सम। व्याघ्र तत्सम शब्द हुआ। पुष्प यानी फूल, ये भी तत्सम हुआ। आम्र ये भी तत्सम हुआ। ठीक है। खिचड़ी देशज हुआ। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। तो तत्सम यानी जो संस्कृत के शब्द होगा वही तत्सम होगा। तो सूर्य तत्सम हुआ। खीर, डिबिया, फूल, ये सब क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे 31 के ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट समझेंगे, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ है ऑप्शन ए, ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि के डेफिनेशन क्या होना चाहिए। ध्वनि मुख से निकलने वाली, ध्वनि यानी मुख से निकलने वाली वह सार्थक या निरर्थक, सार्थक कहने का मतलब कि जो अर्थ दे, और निरर्थक जो अर्थ न दे। ठीक है। मुंह से जब ध्वनि निकल रहा है तो सार्थक निरर्थक दोनों निकलेगा, सही गलत दोनों निकलेगा। तो मुख से निकलने वाली वह सार्थक अथवा निरर्थक आवाज जिसे कानों से सुना जा सके। ठीक है। अब ये नहीं कि फुस अपने में ही या मन में ही कुछ बोल रहा है, तो मन में बोला गया कोई चीज़ ध्वनि नहीं ना होगा, वो मुख से बाहर निकलना चाहिए और किसी के सुनने योग्य होना चाहिए, तो वो ध्वनि कहलाएगा। अब यहाँ है बी ऑप्शन संकेत। तो संकेत किसे कहते हैं। तो इशारे, चिन्ह या प्रतीक द्वारा किसी बात का बोध कराना। इशारे, संकेत या किसी चिन्ह द्वारा बात का बोध कराना वो संकेत होता है। जैसे लाल बत्ती रुकने का संकेत है और हरा बत्ती चलने का संकेत है। ठीक है। अब वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्दों के मेल से बने समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो 32 के सी ऑप्शन सही है। 33 नंबर समझेंगे, विधवा में कौन उपसर्ग है। उपसर्ग यानी जो शब्द से पहले लगता है उपसर्ग होता है, जो शब्द के बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो यहाँ उपसर्ग के बाद पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन यानी वी। ठीक है। 33 का डी ऑप्शन। 34 नंबर, फेरा में कौन प्रत्यय है। फेरा यानी प्रत्यय यानी बाद में लगेगा, तो ये आ फेरा आ। ठीक है। तो आ प्रत्यय है। 34 के बी ऑप्शन। रचना अथवा बनावट के अनुसार, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद है। तो रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद है। कौन कौन सा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। तो 35 के बी ऑप्शन। दही वाली मगमा किस भाषा की कहानी है। तो दही वाली मगमा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। 36 के सी ऑप्शन। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, लेखक श्रीनिवास का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो लेखक श्रीनिवास का जन्म हुआ था कर्नाटक में। 37 के ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे कि मगमा की बहू का नाम क्या था। तो मगमा की बहू का नाम था नजमा। ठीक है। मगमा की बहू का नाम क्या था, नजमा। 38 के सी ऑप्शन। 39 नंबर, गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह किसने किया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है। 39 के सी। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कबीर रसखान की रचना है क्या। तो कबीर रसखान की रचना प्रेम वाटिका और सुजान रसखान दोनों है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। तो 40 के सी ऑप्शन।
41 नंबर प्रश्न, दही वाली मगमा शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? दही वाली मगमा जो है शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो ये कहानी है दही वाली मगमा। 41 के डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कवि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे तो ये रस खान है। 42 के बी ऑप्शन। 43 नंबर, निशांक शब्द का अर्थ क्या है? निशांक शब्द का अर्थ है शंका मुक्त यानी शंका से मुक्त। ठीक है, शंका से मुक्त यानी 43 के डी ऑप्शन सही है। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न है कि अति डैश स्नेह को मार्ग है, तो रिक्त स्थान में कौन शब्द होगा? ठीक है, इसमें देखेंगे कि क्या होना चाहिए। अति डैश स्नेह को मार्ग है, रिक्त स्थान में कौन शब्द होगा? तो इसमें हो जाएगा सुधो। तो ये कंप्लीट शब्द क्या हो जाएगा? कंप्लीट शब्द नहीं, कंप्लीट लाइन क्या होगा? कंप्लीट लाइन होगा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ निकु सयानप बाक नहीं, तहाँ साचे चले तजी अनुपमो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। ठीक है, ये कंप्लीट लाइन होगा। तो 44 के बी ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के कवि थे? तो गुरु नानक जो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण यानी जो ये भी गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के कवि थे? तो ये निर्गुण यानी जो इनके जो भी लिखा रहता था तो वो उसमें दुख गाथा बहुत रहता था। ठीक है, इसलिए निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। 45 के ए ऑप्शन। 46 नंबर प्रश्न समझेंगे। 46 नंबर क्या कहता है कि सिख शब्द का अर्थ है, शिखा शब्द का अर्थ है, तो शिखा यानी इसका मतलब होता है चोटी। तो 46 के हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। 47 नंबर, रसखान किन के भक्त थे? तो रसखान जो थे कृष्ण के भक्त थे। 47 के ए ऑप्शन। 48 नंबर, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में। 48 के डी ऑप्शन। 49, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया और घनाक्षरी, सवैया और घनाक्षरी दोनों हैं, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 49 के सी ऑप्शन। 50 नंबर, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो सिख धर्म के प्रवर्तन गुरु नानक ने किया था। 50 के डी ऑप्शन। 51 नंबर, घनानंद कैसे कवि थे? घनानंद जो थे रीति मुक्त के कवि थे। 51 के सी ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर, गुरु नानक के अनुसार वाणी कब विष के समान हो जाती है? गुरु नानक के अनुसार वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना, जब राम नाम नहीं जपा जाता है तो वाणी विष के समान हो जाती है, इनका मानना है। 52 के ए ऑप्शन। 53 नंबर, कवि रसखान ने माली मालिन किसे कहा है? तो कवि रसखान ने कृष्ण राधा को माली मालिन कहा है, क्योंकि कवि रसखान जो थे कृष्ण के भक्त भी थे और कृष्ण राधा को माली मालिन माना है। 53 के डी नंबर। 54 नंबर, घनानंद विराग होने पर कहाँ चले जाते थे? घनानंद विराग होने पर यानी दुखी होने पर कहाँ चले जाते थे? तो वृंदावन चले जाते थे। ठीक है। 54 के ए ऑप्शन। 55 नंबर, सुधा शब्द का अर्थ है क्या? सुधा यानी अमृत, सुधा शब्द का अर्थ है अमृत। 55 के डी। 56 नंबर, रसकेली बलि किसकी रचना है? तो रसकेली बलि जो है घनानंद की रचना है। 56 के सी नंबर। 57 नंबर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। तो 57 के सी ऑप्शन हो जाएगा। 58 नंबर समझेंगे प्रश्न कि भारत से हम क्या सीखें? शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो भारत से हम क्या सीखें? शीर्षक पाठ की विद्या है निबंध। ठीक है। तो 58 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 59 नंबर, मदन पड़ोस के
आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? मदन पड़ोस के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो लट्टू नचा रहा था। 59 के सी ऑप्शन। 60 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। 60 के डी नंबर। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए? उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ चले गए? तो इंग्लैंड में चले गए थे। 61 के डी नंबर। 62 नंबर प्रश्न है, शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा का रचना काल है 10वीं 11वीं सदी। ठीक है, शाहनामा का रचना काल यानी शाहनामा जो है कब रचा गया था, किस सदी में रचा गया था? तो 10वीं 11वीं सदी में। 62 का डी ऑप्शन। 63 नंबर देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत के गवर्नर जनरल था। ये क्वेश्चन हिंदी का नहीं है, ये क्वेश्चन जीके जीएस का है जो हिंदी में डाल दिया गया है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत के गवर्नर जनरल था। 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। इंजीनियर बनाना चाहते थे। 64 के बी नंबर। 65 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। ठीक है, कब लिखा गया था? 1916 में लिखा गया था और यह एक शोध पत्र है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये शोध पत्र है। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी अर्थ होता है भारत में जातियाँ उनका तंत्र, भारत में उनकी जातियाँ भारत में उनकी जातियाँ और देयर मैकेनिज्म यानी उसका तंत्र या कार्य प्रणाली दोनों बोल सकते हैं। तो 65 के ऑप्शन हो जाएगा। 66 नंबर, अकस्मात शब्द का अर्थ क्या है? तो अकस्मात का मतलब यानी अचानक। अकस्मात का हो जाएगा अचानक। 66 के बी। 67 नंबर प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म। 67 के ए। 68 नंबर, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? तो हमारा देश भारत है। 68 के बी नंबर। 69 नंबर, हॉकर्स कौन थे? हॉकर्स जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। 69 के ए। और 70, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा पेशे का कैसा निर्धारण करती है? तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। 70 के बी नंबर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 70 में 70 कंप्लीट हुआ। आप लोग जो प्रश्न का उत्तर किए होंगे आप अपने कॉपी में या क्वेश्चन पेपर पे मिलाइएगा कि कितना सही किए हैं, कितना गलती किए हैं। ठीक है, तो इसमें का लघु उत्तर ये कल की क्लास में कराएंगे। आशा है क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।